ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आगे का एजेंडा में 1 घंटे तक बड़ी खबरें, मेरे साथ मैं हूं आशीष कुमार सिंह। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बड़ी खबर बताते हैं आपको। आगे का एजेंडा की शुरुआत आज करते हैं दिल्ली में सुबह हुए एक बड़े सड़क हादसे की खबर से, क्योंकि दिल्ली में फिर एक बार लग्जरी कार का कहर सामने आया है। हादसा दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में सुबह तड़के लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच हुआ। एक मर्सिडीज कार ने ऑटो स्टैंड पर खड़े 3 लोगों को टक्कर मार दी। इस टक्कर में युवक रोहित नाम के एक 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। इन युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज फिलहाल जारी है। तीनों युवक एक मॉल के एक रेस्टोरेंट में काम करते थे। आरोपी कार चालक का नाम शिवम बताया गया है, जिसकी उम्र 29 साल बताई जा रही है और वो दिल्ली के करोल बाग का निवासी है। जिस समय हादसा हुआ उस वक्त कार ड्राइवर की पत्नी और बड़ा भाई भी कार में ही मौजूद थे। कार हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड है और यह भी बताया जा रहा है कि कार आरोपी ड्राइवर की नहीं बल्कि उसके दोस्त की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सुबह सुबह तड़के 2 और 2:30 बजे के करीब यह हादसा हुआ जो हम आपको बता रहे हैं। खबर, आरोपी कार चालक का नाम शिवम बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 29 साल। 3 युवक थे। तीनों युवक एक मॉल के एक रेस्टोरेंट में काम करते थे। 2 अन्य घायल युवक अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इस टक्कर में अनफॉर्चुनेटली दुखद बात है, एक युवक जिसका नाम रोहित बताया गया है, 23 वर्ष का युवक, उसकी मौत हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। रोहित नाम का लड़का है जो उत्तराखंड चमोली से बिलोंग करता है, देवाल बेराधार से। वो रात को 2 बजे एक्सीडेंट हो चुका है, तो रात को 2:30 बजे वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और जो ड्राइव कर रहा था वो ड्रिंक था, तो वो लड़का ऑन द स्पॉट खत्म हो चुका है। पुलिस के अनुसार अभी मैंने पुलिस वालों से बात की है, तो उनने कहा कि मैंने कहा गाड़ी कहाँ, उन्होंने कहा थाने में गाड़ी है। तो अभी ये पता चला, इसके बाद पोस्टमार्टम हो रहा है। जिनका मौत हुई है उनका नाम रोहित से मेरे गाँव से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड चमोली बेराधार से वो लड़का रहता है। ये होटल इंडस्ट्री में जॉब करता था। आई थिंक मे भी 24-25 एज होगी लड़के की। मेरा नाम हेमंत बिष्ट है। इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए सीधे तौर पर मेरे सहयोगी सुशील मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, सुबह सुबह तड़के इस तरह का हादसा, 3 युवक थे, एक की मौत हो गई, किस तरह से अब इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है और जो 2 युवक हैं उनके हालात क्या हैं अभी? देखिए आशीष जी, सबसे बड़ी बात है, मैं आपको ये गाड़ी दिखा दूं। यही मर्सिडीज की जो गाड़ी है G63 बताया जाता है, जो रात में निकलती है और नेल्सन मंडेला मार्ग के पास यूटर्न लेते हुए एक डिवाइडर से टकराती है। और टकराने के बाद जो 3 लोग वहां से गुजर रहे थे, उसमें से एक रोहित नाम के शख्स की दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन आशीष जी, मैं आपको तस्वीर में दिखाऊंगा। देखिए कितनी तेज रफ्तार मर्सिडीज की रही होगी। ये देखिए, इसके जो टायर हैं, ये पूरा जो टायर है वो ब्रस्ट हो गया, मतलब फट गया है, इतनी तेज। और आगे भी ये देखिए, ये आगे का जो पूरा हिस्सा है वो पूरा का पूरा आशीष जी टूट चुका है। तो अब कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि जो शिवम था और अपनी पत्नी और बड़े भाई के साथ किसी शादी समारोह से वो आ रहा था, वो कितनी रफ्तार में रहा होगा और क्या उसने शराब पी रखी थी या नहीं। ये गाड़ी जो है वो किसी अभिषेक नाम की गाड़ी शख्स की है, जिसको लेकर शिवम आ रहा था। लेकिन अगर और तस्वीरें दिखाऊं, देखिए ये देखिए, ये पीछे का हिस्सा है आशीष जी, जहां पूरा का पूरा ये जो हिस्सा है और टायर है जो पूरा ब्रस्ट हो गया, इधर का भी। और पीछे का अगर मैं दिखाऊं आपको हिस्सा इस मर्सिडीज का, क्योंकि जब ये टकराई तो उसके बाद मर्सिडीज जो है पलट गई। और टायर जो है आशीष जी, इधर के भी देखिए, ये इधर के साइड को नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगे। देखिए ये गाड़ी का हिस्सा है और इधर भी टायर पूरा फट चुका है। तो ये जो तस्वीर है मर्सिडीज की, वो दिखा रही है कि रफ्तार कितनी रही होगी और इस रफ्तार में जिस तरह से टक्कर मारी और एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस अब इसी पहलू पर जांच कर रही है कि क्या गाड़ी चलाने वाला जो शिवम था, क्या उसने रात में शराब पी रखी थी जब वो समारोह से आ रहा था,
या गाड़ी की रफ्तार कितनी थी, इन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। और फिलहाल गाड़ी को अभी यहाँ पर कस्टडी में लिया गया है, उसको हिरासत में लिया गया है, पूछताछ चल रही है। अभिषेक नाम के शख्स की ये गाड़ी बताई जा रही है, जो शिवम है वो करोल बाग का रहने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से इस मर्सिडीज का कंडीशन है, उस कंडीशन को देखकर तो यही लगता है कि गाड़ी काफ़ी तेज रफ्तार में थी। और तेज रफ्तार में होने से जब ये टर्न आया नेल्सन मंडेला मार्ग पर, तो कहीं ना कहीं गाड़ी जो है वो टर्न की और उसके बाद डिवाइडर से टकराकर 3 लोग जो वहाँ से जा रहे थे उनको नुकसान पहुँचाया। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो नशे में था या नहीं था, इन पहलू पर जांच अभी हो रही है। पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जल्द इस मामले में जो फिलहाल और गिरफ्तारी है वो भी की जाएगी, क्योंकि गाड़ी में जो बैठे हुए शख्स थे उनको भी चोट आई है, उनका भी इलाज चल रहा है। अब ऐसे में ये देखना है कि जांच को लेकर फिलहाल दिल्ली पुलिस आने वाले समय में क्या कुछ बोलती है। ठीक है सुशील, आपने ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई, किस तरह से ये तेज रफ्तार हादसा हुआ, आपने वो गाड़ी दिखाई जिससे ये हादसा हुआ। मेरे साथ अजातिका भी जुड़ रही है, मेरी सहयोगी, जो कि उस जगह पर है, हादसे वाली जगह पर, जहां पर ये तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मारी जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। अजातिका, दिखाएं जरा कैसे ये भीषण इस तरह से गाड़ी चला करके उसने रौंदा लोगों को कि एक आदमी की जान चली गई इसमें। जी बिल्कुल आशीष, अब हम लोग उसी स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ। तस्वीरें देखिए, आपको इधर से दोनों साइड से जो गाड़ियां हैं वो आती हुई नजर आएंगी। दरअसल ये गाड़ियां नेल्सन मंडेला रोड की तरफ आगे बढ़ रही हैं। जब आगे बढ़ती हैं तो एक डाइवर्जन बीच में आता है और ये वो डाइवर्जन है जो पूरी तरह से इस वक्त क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। एक डाइवर्जन जो है यहाँ पर यू टर्न के लिए बना हुआ है और दूसरी तरफ जो रास्ता है वो आगे नेल्सन मंडेला की तरफ जाता है। और ये फिलहाल की जो जानकारी है, जो फिलहाल इंक्वायरी में जो पहली बातचीत हुई है पुलिस के साथ में जांच में, उसमें ड्राइवर ने बताया है कि मर्सिडीज जब वो चला रहा था तो यहाँ पर डाइवर्जन उसे नज़र नहीं आया और बैलेंस उसका लूज हो गया। और डाइवर्जन की तस्वीर देखिए, यानी कि यहाँ पर गाड़ी लगी और किस तरह से उछलकर गाड़ी डाइवर्जन पर इधर पहुँची। और उसके बाद तीसरा स्पॉट आपको आगे नज़र आएगा दूर, जहाँ पर जो पेड़ है वो भी पूरी तरह से इस वक्त क्षतिग्रस्त नज़र आ रहे हैं। आसपास का जो पोल है वो टूटा हुआ नज़र आ रहा है और आसपास पूरे इलाके में कांच के टुकड़े बिखरे हुए हमें इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, यहाँ पर 3 पार्ट्स में जो गाड़ी है वो उछलते हुए जाती है और वहाँ पर यानी कि उस स्पॉट पर जहाँ पर आपको पेड़ नज़र आ रहा है, क्षतिग्रस्त जो पोल आपको नज़र आ रहा है उसका भी जो हिस्सा है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है। दरअसल वहां पर 3 लोग खड़े हुए थे। ये एम्बियंस मॉल के बाहर की तस्वीर है। अजातिका, वहां पर कुछ चश्मदीद भी जरूर रहे होंगे, उनसे आपकी बात हुई, उन लोगों ने क्या बताया कि उन्होंने क्या देखा? सीधी दिशा में जा रहा था, उल्टी दिशा में आ रहा था, रॉन्ग साइड था, या चश्मदीदों ने और क्या बताया कि ये कैसे हुआ? और क्या वहां पर किसी ने आपको बताया कि जब ये हादसा हुआ देख करके ड्राइवर नशे में था, नहीं था? कोई चीज तस्दीक हो पाई अब तक? जी आशीष, देखिए फिलहाल इस बात की अब तक तस्दीक नहीं हो पाई है कि जो ड्राइवर है वो ड्रंक था या नहीं था, लेकिन लोग ये ज़रूर बता रहे हैं कि यहाँ से गाड़ी गुजरती हुई देखी थी, उन्होंने हादसा देखा था, बहुत गंभीर था और बहुत तेज़ घर्षण की आवाज़ उन्होंने सुनी थी, गंभीर हादसा है ये उन्होंने पता कर लिया था। और ये भी देखा था कि जो कुछ लोग हैं उन पर इसका असर हो सकता है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी जानकारी है वो जाँच का विषय है और फिलहाल पुलिस उन मामलों में जाँच कर रही है। बता दें आपको और दर्शकों को जानकारी के लिए कि फिलहाल मेडिकल भी कराया गया है, उसकी रिपोर्ट भी आएगी जल्द। ठीक है अजातिका, सुशील के पास वापस चलना चाहूंगा। सुशील, जैसा अभी कह रही थी अजातिका, मैं आपसे पूछना चाहता हूं किन धाराओं में मामला दर्ज किया जा रहा है और जो जांच चल रही है, जिस अभिषेक का आप नाम ले रहे हैं, इसको पकड़ने के लिए क्या किया जा रहा है, जिसकी गाड़ी, जिसके नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड है? आशीष जी, 2 टीमें फिलहाल इस पूरे मामले में बनाई गई हैं। जो इस कार के जो ऑनर हैं अभिषेक, उनको तलाश रही है। और सबसे बड़ी बात है कि पूछताछ में सीधे तौर पर अभी जो शिवम नाम के शख्स है उसने पुलिस को ये बताया है कि उसको फिलहाल डाइवर्जन दिखा नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि जब ये गाड़ी शिवम चला रहा था उस समय उसने ड्रंक की हुई थी, लेकिन चूंकि इस पूरे मामले में यानी उसने शराब पी हुई थी, शराब पी करके गाड़ी चला रहा था। ठीक है, ये ठीक कह रहा हूं मैं? ये बड़ी खबर है, शराब पीकर गाड़ी चला रहा था।
गाड़ी चलाई जा रही थी बीएनएस के अंतर्गत, उन धाराओं में जरूर मुकदमा दर्ज किया गया है। हाँ, मतलब एक बार फिर से दोहरा दीजिए, शराब पीकर ये नशे में गाड़ी चला रहा था? जी बिल्कुल, जो हमें जानकारी मिली है सूत्रों से, उस जानकारी के मुताबिक नशे में ये पाया गया है और इस पूरे मामले में फिलहाल तफ्तीश तभी आगे बढ़ेगी जब मेडिकल रिपोर्ट फिलहाल इस पूरे मामले में आएगी। लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि जब गाड़ी ये चलाया जा रहा था, तेज रफ्तार में था, शादी समारोह से आ रहा था, तो कहीं ना कहीं वो नशे में पाया गया। अब ऐसे में ये देखना है कि जो शिवम की तरफ से पुलिस को बात कही गई है कि उसे डाइवर्जन नहीं दिखा, वो वजह थी या रफ्तार तेज थी, नशे में था, इसलिए उसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। बड़ी जानकारी दी आपने। दिल्ली में किस तरह से इस तरह के एक के बाद एक हादसे सामने आते हैं और ज़रूरी है कि भाई पता लगाया चाहिए गाड़ी ड्राइवर था, हायर्ड थी, किसकी थी, ओनर था, कैसे चला रहा था नशे में, और अगर नशे में था तो बताइए एक व्यक्ति बिना मतलब उसकी जान चली गई। अब आपको आगे बताता हूं कि तेज रफ्तार कार का कहर सिर्फ राजधानी दिल्ली में ही नहीं देखने को मिल रहा, देश के दूसरे कई शहरों में भी दिखाई दिया है। गोरखपुर की बात आपको बताता हूं, एक तेज रफ्तार कार अस्पताल में ही सीधे घुस गई। तस्वीरें दिखाते हैं आपको, देखिए आप एबीपी न्यूज के स्क्रीन पर। पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों को रौंद दिया इसने। गनीमत ये रही कि हादसे में कम से कम यहां पर कोई जनहानि नहीं हुई है। फिर से आपको बता दूं, गोरखपुर की खबर है, एक तेज रफ्तार कार सीधे अस्पताल में घुस जाती है, पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों को रौंद देती है। अब आप दूसरी तस्वीर लखनऊ की देखिए। एक ऑटो ड्राइवर से झगड़े के बाद कार सवार ने बीच बचाव करने आए 3 लोगों को रौंद दिया। 3 लोग बचाव करने के लिए आते हैं, बीच बचाव, उनको रौंद दिया। अब तीसरी तस्वीर आपको मथुरा की बताते हैं। ये मथुरा की तीसरी तस्वीर है जहां कोतवाली क्षेत्र में सड़क किनारे सो रहे लोगों पर कार चढ़ा दी। चौथी तस्वीर उड़ीसा के पुरी की है जहां हिट एंड रन के बाद बवाल मचा हुआ। ये 4 तस्वीरें आप देखिए आपके आंख के सामने, गोरखपुर, लखनऊ, मथुरा और पुरी, उड़ीसा। किस तरह से तेज रफ्तार कारों का कहर देखने को मिल रहा है और तैश में आकर के लोग गाड़ी ऐसे चलाते हैं कि इस तरह के उदाहरण भी सामने आ रहे हैं कि कुछ लोग जाके अगर बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं तो उन पर भी गाड़ियां चला दी जा रही। जगह जगह तेज रफ्तार गाड़ियों का कहर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात बाबरी मस्जिद के नाम पर उठे सियासी बवंडर की करता हूं। बीते कई दिनों से जहां एक ओर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के विधायक हुमायूं कबीर 6 दिसंबर को नई बाबरी की नींव रखने की हुंकार भर रहे हैं, तो दूसरी ओर 6 दिसंबर को ही शौर्य दिवस के रूप में मनाने का भी ऐलान हो रहा है। आपको बताता हूं, यह ऐलान हुआ है राजस्थान में, जहां भजन लाल सरकार की ओर से शिक्षा विभाग को यह निर्देश जारी किए गए। निर्देश शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जारी किए हैं, जिसके बाद राजस्थान के सभी स्कूलों में 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने की तैयारी की जाएगी। तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हुमायूं कबीर 6 दिसंबर को नई बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन जिस जमीन पर वो नई बाबरी की नींव की बात कर रहे हैं, उस जमीन का मालिक ही वहां मस्जिद बनाए जाने को लेकर राजी नहीं है। बाबरी के बंगाल अध्याय को आपको विस्तार से अब समझाते हैं, लेकिन पहले आपको बताते हैं राजस्थान में 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाए जाने के फैसले के बारे में। राजस्थान सरकार की ओर से निर्देश जारी किए गए, सभी स्कूलों में विशेष आयोजन किया जाएगा, विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा, राम भजन और आरती से शुरुआत की जाएगी। विद्यालय परिसर में शौर्य यात्रा, जागरूकता मार्च, राम मंदिर आंदोलन पर भाषण होंगे, निबंध प्रतियोगिताएं कराने को कहा गया। अयोध्या में राम मंदिर पर चित्रकला प्रतियोगिता होगी। राम मंदिर निर्माण से जुड़ी प्रदर्शनी का भी आयोजन करने को कहा गया है। सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी कराया जाएगा। ये सारे निर्देश दिए गए। राजस्थान में 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने का ऐलान हुआ है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। तो वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने नई बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का शिगुफा छेड़ रखा है। हुमायूं कबीर ने
जोर शोर से ऐलान तो कर दिया, लेकिन नई बाबरी बनाने का उनका हसीन सपना अब उनके लिए ही कैसे चैलेंज बन चुका है, ये आपको बताएंगे। लेकिन बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ठेका उठाने वाले हुमायूं कबीर इस चैलेंज को पूरा करने के लिए किस हद तक जाने को तैयार बैठे हैं, ये खुद उन्हीं से आप सुन लें। এখানে 72 আছে, বাংলায় 37% আছে। যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40% পৌঁছাবো এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে রুখে নেবে। তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেবো ওখানে। अब आप सोचिए, बंगाल में सत्ताधारी पार्टी का विधायक खुलेआम हिंदुओं को बाबरी मस्जिद बनाने का विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। आखिर इस बौखलाहट की वजह क्या है? तृणमूल कांग्रेस के हुमायूं क्या 6 दिसंबर को बंगाल में नई बाबरी मस्जिद की नींव रख पाएंगे, या कहीं ये हुमायूं कबीर का पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है? ये सवाल तो उठता है। बंगाल में नई बाबरी के निर्माण पर ममता बनर्जी का क्या स्टैंड है? मुख्यमंत्री क्या स्टैंड लेंगे? ये मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन हो, 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए, तैयार होने के लिए। तो 6 दिसंबर 2025 तो भित्ति स्थापन होगा। टीएमसी के हुमायूं जी ने बाबरी मस्जिद की नींव रखने की डेट और टाइम सेट कर दिया है। मुर्शिदाबाद में पोस्टर भी छपवाकर लगवा दिए हैं। नई बाबरी का ठेका उठाने के बाद हुमायूं कबीर अब चैलेंज भी ले रहे हैं और चैलेंज दे भी रहे हैं। कोई अमित शाह जी, कोई होम डिपार्टमेंट से कोई जियो है जो कोई बाबरी मस्जिद में नाम करके कोई मस्जिद नहीं बना सकते इंडिया में, कहाँ वो भी जियो दे दीजिए तो मैं नहीं बनाऊंगी, दूसरे किसी को नाम बनाएगी। ठीक है, मैं तो चैलेंज एक्सेप्ट किया। वो यूपी में बोल के मेरा धमकी दे के मेरा गद्दान लेने का ऐलान करके कोई फायदा नहीं है। मेरा गद्दान लेंगी तो गद्दान जहाँ मैं रुकूंगी, जहाँ मस्जिद का शिलान्यास होगी वहाँ तो आना चाहिए ना, आने दीजिए ना। कौन मेरा गद्दान लेंगी तो मैं देख लूंगा, मैं गद्दान देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये चैलेंज पूरा करना उनके लिए शायद मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल असेंबली में टीएमसी के चीफ व्हिप निर्मल घोष ने कहा है टीएमसी हुमायूं कबीर के टच में नहीं है। उनके कमेंट्स या कामों का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो जो भी कुछ कह रहे हैं या कर रहे हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं। पार्टी उनका सपोर्ट नहीं करती है। हालांकि ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ममता बनर्जी को चैलेंज कर रही है कि हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल कर दिखाओ। हालांकि शायद इसकी जरूरत ना पड़े, क्योंकि हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि वो खुद पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन बाबरी मस्जिद की नींव डालकर रहेंगे। दिसंबर मास के अंदर में रिजाइन कर देंगे, पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन एक काम से मैं पीछे नहीं हटूंगी। राजस्थान में 6 दिसंबर को शौर्य दिवस का फैसला वापस। बड़ी खबर इस वक्त की, राजस्थान में शौर्य दिवस का फैसला वापस हो गया है। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद फैसला वापस लिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यह आदेश वापस ले लिया है। बड़ी खबर, एबीपी न्यूज पर दिखाए जाने के बाद फैसला वापस लिया गया। कुछ ही घंटे के भीतर शौर्य दिवस का आदेश वापस ले लिया गया है। अभी हम आपको यह खबर दिखा रहे थे, देखिए कितनी बड़ी बात है। एबीपी न्यूज का इंपैक्ट, एबीपी न्यूज पर खबर दिखाने के बाद यह फैसला वापस हुआ। मुख्यमंत्री भजन लाल के दखल के बाद आदेश वापस ले लिया गया है। बड़ी खबर, आदेश वापस लेने के पीछे अर्धवार्षिक परीक्षा का हवाला दिया गया है। मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी सीधे जयपुर से जुड़ रहे हैं। मोइन साहब, अभी हम ये खबर दिखा रहे थे एबीपी न्यूज पर, और देखिए खबर दिखाते ही इतना बड़ा फैसला भजनलाल सरकार का, इसके बारे में बताएं विस्तार से। देखिए, राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने देर रात एक प्रेस नोट जारी किया था। उसके साथ साथ आदेश की कॉपी जारी की गई थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि 6 दिसंबर को, जो कि बाबरी विध्वंस के तौर पर जानी जाती है, उस दिन को राजस्थान के सभी स्कूलों में शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, प्रतियोगिताएं होंगी, इसके साथ साथ सूर्य नमस्कार के आयोजन होंगे।
देर रात ये जो प्रेस नोट जारी किया गया, इस खबर को एबीपी न्यूज ने आज सुबह प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद जयपुर से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। पार्टी और सरकार के लेवल पर मंथन किया गया और ये इस नतीजे पर पहुंचा गया कि इससे जो सरकार और पार्टी है, दोनों की एक नेगेटिव छवि उभर करके आएगी। इस मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दखल दिया। उन्होंने राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से बात की और उसके थोड़ी ही देर बाद, यानी जब हमने खबर दिखाई उसके कुछ देर के बाद ही जो है वो शिक्षा मंत्री की तरफ से एक फिर से जो है वो नोट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अपरिहार्य कारणों से इस आदेश को वापस लिया गया है। यानी कोई साफ रीजन नहीं बताया गया है कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी में फैसला क्यों लिया गया, क्यों मुख्यमंत्री और सरकार को भरोसे में नहीं दिया गया, क्यों सीधे तौर पर खुद ही ये फैसला जारी कर दिया गया। और उसके बाद जब सीएम ने इस मामले में दखल दिया तो इस आदेश को वापस ले लिया गया। उसमें कहा यही गया है कि अपरिहार्य कारणों से इस आदेश को वापस ले लिया गया है। उसके कुछ देर के बाद एक दूसरी जानकारी दी गई कि राज्य में जल्द ही जो सरकारी स्कूल हैं वहां पर हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं, तो बच्चों की तैयारियां प्रभावित ना हो, इस वजह से जो है ये आदेश वापस ले लिया जा रहा है। ये शिक्षा मंत्री की बात नहीं समझ में आई थी कि उन मुख्यमंत्री को खुद उनको पुल अप करना पड़ा? मोइन साहब जी बिल्कुल समझा जा सकता है कि शिक्षा मंत्री को तो एक एक पल की, एक एक मोमेंट की जानकारी होती है। जो एग्जाम का शेड्यूल जारी किया जाता है वो उनकी मंजूरी के बाद ही जारी किया जाता है, तो उनको तो पहले ही इस बात की जानकारी रही होगी कि आने वाले दिनों में यानी दिसंबर महीने में हाफ ईयरली एग्जाम होंगे। लेकिन अगर कुछ देर का कार्यक्रम है तो बच्चे कर सकते थे, ये बात भी शिक्षा मंत्री को पता रही होगी। लेकिन शिक्षा मंत्री के इस फरमान से खुद ना तो पार्टी सहमत है, ना सरकार सहमत है, और ऊपर से जब दबाव बना तब शिक्षा मंत्री ने कुछ ही घंटों में अपने इस आदेश को वापस ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन जी। बड़ी खबर, आपकी खबर दिखाई हुई उससे इम्पैक्ट हुआ, मुख्यमंत्री को इसमें इंटरवीन करना पड़ा। शिक्षा मंत्री को मुख्यमंत्री खुद शिक्षित कर रहे हैं कि भैया बच्चों के एग्जाम होने हैं, उसका ख्याल करिए, और अब वो फैसला वापस ले लिया गया है। ये सवाल भी उठता था कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और राम मंदिर के निर्माण के बाद कम से कम उस पर ये राजनीति बंद हो जाएगी, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो इससे पीछे नहीं हट रहे थे। कम से कम राजस्थान में ये बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री ने खुद इंटरवीन किया और अब इस फैसले को वापस ले लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाना क्षेत्र में हत्या का मामला सामने आया है। आया नगर में कई राउंड फायरिंग हुई है, इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाना क्षेत्र में हत्या हुई है। आया नगर में कई राउंड फायरिंग की गई, एक व्यक्ति की मौत हो गई। वारदात वाली जगह फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की टीम भी पहुंची है। दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। आया नगर में कई राउंड फायरिंग की गई है। बड़ी खबर दिल्ली से, वारदात वाली जगह पर एफएसएल की टीम पहुंची है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं तफ्तीश के लिए। दिल्ली के फतेहपुर बेरी की यह घटना जहां कई राउंड फायरिंग हुई आया नगर में और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस वहां पर पहुंची है बड़ी संख्या में और वहां पर एफएसएल की टीम भी पहुंची है और तफ्तीश चल रही है, जांच करी जा रही है कि ये वारदात किसने अंजाम दी। आया नगर की घटना, ये सामने आपके तस्वीरें हैं जो हम आपको बता रहे हैं दिल्ली के फतेहपुर बेरी की। देखिए तस्वीरों में आपको सुरक्षा कर्मी दिल्ली पुलिस के वहां नजर आएंगे। एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है जहां पर एक व्यक्ति को कई राउंड फायरिंग की गई, एक व्यक्ति की मौत हो गई है। किसने गोली मारी, जाहिर है कि सीसीटीवी फुटेज को वहां खंगाला जा रहा होगा। एफएसएल की टीम वहां पहुंची है सबूतों को इकट्ठा करने के लिए, जिससे पुलिस तफ्तीश करेगी, कोशिश करेगी जल्द से जल्द फायरिंग करने वालों को पकड़ने की। दिल्ली का शादरा इलाका दिल दहलाने वाली घटना से दहल उठा जब बीच सड़क घर के पास 27 साल के युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई। अभी एक खबर बता रहा था, ये दूसरी खबर, 27 साल के युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई। सिर्फ चंद मिनटों बाद उसका जन्मदिन था, लेकिन युवक का मर्डर कर दिया गया। घर सजा था, मौका खुशी का जो था। 10 दिन पहले गगन पिता बना और सिर्फ कुछ मिनटों के बाद उसका जन्मदिन था। घर में जश्न की तैयारी थी, लेकिन खुशियां मातम में बदल गईं जब घर के सामने ही बदमाशों ने गगन को गोली मारकर हत्या कर दी। ये उसी घटना का सीसीटीवी है जब गोली मारकर बदमाश भागते भागते तंग गली में गिर गए। एक बदमाश भाग निकला जबकि दूसरे बदमाश को लोगों ने वहीं पकड़ लिया। बाद में दूसरे आरोपी तक भी पुलिस पहुंची और पिस्टल भी बरामद कर ली। जवान बेटे की मौत के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है।
यही वो स्पॉट है जहां पर पुलिस ने फिलहाल मार्क किया है। ये बताया जा रहा है कि टोटल 4 राउंड फायरिंग की गई थी। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक गगन और आरोपियों के बीच झगड़ा हुआ था और सुलह के लिए बुलाई गई मीटिंग में गगन को आरोपियों ने मौत के घाट उतार दिया। तूफान की गिरते बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान दितवा अब तेज रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहा है। तूफान आज तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है। हम 2 रोज से यह खबर आपको बता रहे हैं कैसे तमिलनाडु में भी अलर्ट किया गया था। चक्रवाती तूफान दितवा पर बड़ी खबर, आज भारत पहुंचेगा दितवा तूफान। तमिलनाडु पुडुचेरी के तट से टकराएगा दितवा तूफान। तमिलनाडु पुडुचेरी में येलो अलर्ट जारी। आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। दितवा तूफान को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट तमिलनाडु में और पुडुचेरी में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दितवा तूफान जिसने श्रीलंका में कहर बरपाया, लोगों के घर टूट गए, सड़कें टूट गई, पेड़ उखड़ गए, सड़कों पर पानी भर गया, तेज रफ्तार धुआंधार पानी का बहाव। हमने कल लगातार 2 रोज से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दितवा कैसे बन गया दैत्य, ये तस्वीरें देखें आप। आज तमिलनाडु में तट पर टकराएगा दितवा तूफान, इसको लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया। ये तस्वीरें देखिए, कितनी तेज हवाएं चल रही है, समंदर की लहरें देखिए। इसको देखते हुए चेतावनी दी गई है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें अपना सच खुद बयान कर रही हैं, कैसे दितवा बन गया दैत्य। इस वजह से ये सवाल उठता है और आसपास के इलाके को खाली भी जरूर कराया गया है प्रशासन की तरफ से। येलो अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकराएगा दितवा तूफान। दितवा भारत के 3 राज्यों पर असर डालने वाला है। ये 3 राज्य जो हम आपको बता रहे हैं, दितवा तूफान इन 3 राज्यों पर असर डालने वाला है। इन राज्यों में इससे बचने के लिए तैयारी भी की गई है। अब हम आपको दिखाते हैं, तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात की गई हैं। पुणे और वडोदरा में 10 और टीमें लगाई गई हैं और चेन्नई में 10 टीमें अतिरिक्त भेजी गई हैं। रामेश्वरम में चेन्नई सेक्टर में 11 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है एहतियातन। इंडिगो ने जाफना, तुतिकोरिन और तिरुचिरापल्ली आने जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। पुडुचेरी में साइक्लोन से निपटने के लिए 2 एनडीआरएफ टीम तैनात की गई है। पुडुचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने छुट्टी घोषित कर सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज सोमवार तक बंद रहेंगे। ये बड़ा फैसला किया गया है इस तूफान को देखते हुए। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में रेड और येलो अलर्ट जारी कर दिए गए हैं प्रभाव को देखते हुए। राज्य सरकार ने तटीय इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तैनाती के आदेश दे दिए हैं। राज्य की गृह मंत्री ने आपदा प्रतिक्रिया और प्रबंधन की बैठक भी करी है। चक्रवाती तूफान दितवा आज तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से टकराने वाला है। जो खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, इससे पहले इस तूफान ने पड़ोसी देश श्रीलंका में भारी तबाही मचाई। 2 दिनों से एबीपी न्यूज उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा है। श्रीलंका में दितवा की वजह से 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 170 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे श्रीलंका के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया है। साथ ही साथ वहां फंसे भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय वायुसेना ने भी अभियान चलाया है उन्हें बचाकर निकालने के लिए। भारत में तूफान आने के पहले से ही बारिश लगातार हो रही है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश, जैसा हम आपको बता रहे हैं, बारिश को देखते हुए यहां पर अलर्ट जारी कर दिया है। प्रभाव को देखते हुए कहीं रेड अलर्ट और कहीं येलो अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें देखिए आप, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने मोर्चा संभाला है। अपने मित्र देश श्रीलंका के लिए भारत ने मोर्चा संभाला। भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सागर बंधु। भारतीय सेना और एनडीआरएफ बचाव अभियान में जुटी। तूफान प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का काम जारी। भारत ने श्रीलंका में 2 विमानों से भेजी राहत सामग्री। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे भारत मदद पहुंचा रहा। भारत ने श्रीलंका को और मदद
का भरोसा भी दिया है। भारतीय वायुसेना का C-130J विमान लगभग 12 टन राहत सामग्री लेकर श्रीलंका पहुंचा, जिसमें खाने पीने का सामान, दवाइयां और जरूरी राहत सामग्री भी शामिल है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, भारत किस तरह से मित्र देश श्रीलंका की सहायता कर रहा है। सोमवार से साल का आखिरी महीना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये जो नवंबर का महीना बीता है उसका आखिरी हफ्ता दुनिया पर कुदरत का कहर बनकर टूटा है। पड़ोसी देश श्रीलंका ने भी तूफान ने मचा दी है तबाही, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये तूफान हिंदुस्तान की ओर बढ़ चुका है, आज तमिलनाडु के तट से टकराने वाला है, लेकिन असर अभी से दिख रहा है। 50 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। मछुआरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया है। समंदर की तेज लहरें हमने आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई। देखिए, नवंबर में कुदरत का विश्वव्यापी विद्रोह। ये लहर नहीं, कुदरत का कहर है। साल बाद आसमान से बरसी तबाही का टीजर है ये। धरती की खूबसूरती को लगी नवंबर की नजर है ये। इंसान की एक भूल का कुदरत ने लिया है भयानक बदला। बारह 12,000 साल बाद पहाड़ के पेट से निकला बर्बादी का गुबार। हफ्ते भर से दुनिया में मचे तांडव की ये भयानक पिक्चर है। जाते हुए साल में कुदरत की कातिल चाल है, कुदरत का विश्व विद्रोह। हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं। देश के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें आ रही हैं जो बता रही हैं कि इसकी रफ्तार ने कैसी तबाही मचाई है। डैम से छोड़े जा रहे पानी की इस रफ्तार और शोर को सुनकर आप महज अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयानक और भयावह है। गुलाबी रंग की शर्ट पहने इस शख्स को देखिए, चारों तरफ पानी है और जान बचाने के लिए इसने नारियल के पेड़ को अपना सहारा बना रखा है। गुरुवार की रात इस इलाके में इतना पानी भर चुका था कि इसे पेड़ पर चढ़ना पड़ा। रात भर वहीं फंसे रहने के बाद शुक्रवार को दिन में वायुसेना की टीम वहां पहुंची। सेना का एक जवान रस्सियों के सहारे हेलीकॉप्टर से नीचे गया और फिर इसे सही सलामत बचाकर हेलीकॉप्टर में बिठाया। ये पूरा ऑपरेशन कैमरे में कैद हुआ। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो चुका है। श्रीलंका में इस दित्वाह तूफान की वजह से सैकड़ों जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। कहीं पुल टूटे हैं तो कहीं नदियों का पानी सड़क पर समंदर बनकर बह रहा है। श्रीलंका की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 5,000 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। शनिवार की सुबह तक मरने वालों की संख्या 125 से ज्यादा थी। इसके और बढ़ने की आशंका है क्योंकि सैकड़ों लोगों का अता पता नहीं चल रहा है। कोलंबो और कैंडी जैसे शहरों को भारी नुकसान हुआ है। जो शहर 4 दिन पहले तक चमचमाता हुआ दिख रहा था, वो शहर काल के गाल में समा चुका है। पानी की ऐसी मार पड़ी है कि शहर में नदी बह रही है। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि शहर में रहने वाले लोग किस हालत में हैं। तबाही की इस घड़ी में भारत ने श्रीलंका को 27 टन राहत सामग्री भेजी है। ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया है। वायुसेना का स्पेशल विमान राहत का सामान और रेस्क्यू की टीम के साथ श्रीलंका पहुंचा है। राहत और बचाव का काम भारत की मदद से तेज किया जा चुका है। 2017 के बाद श्रीलंका में ये सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा मानी जा रही है और दित्वाह नाम का ये तूफान श्रीलंका में कहर बरपाने के बाद भारत के तटीय राज्य तमिलनाडु की तरफ बढ़ चुका है।
तितवाहा तूफान का असर तमिलनाडु में दिखने लगा है। रामेश्वरम की ये तस्वीरें देखिए, तेज हवाएं चल रही हैं, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। मछुआरों को समंदर में नहीं जाने को कहा गया है। 50 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग का मानना है कि रविवार की सुबह भारत के तट से ये विनाशकारी तूफान टकराने वाला है। तमिलनाडु के साथ साथ पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। कल सुबह तक श्रीलंका से निकलते हुए दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में केंद्रीभूत होगा। इसका उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति जारी रहेगा। 30 तारीख अर्ली मॉर्निंग को नॉर्थ तमिलनाडु पुडुचेरी कोस्ट के आसपास साउथ वेस्ट बंगाल पे ये पहुंचेगा। इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट 29 और 30 को होगा। नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु, पुडुचेरी, साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश, एडजनिंग एरियाज ऑफ रायलसीमा एंड तमिलनाडु। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। एसआईआर में टारगेट पूरा न कर पाने के चलते खुदकुशी का दावा किया इस बीएलओ ने। यूपी के मुरादाबाद से बड़ी खबर, एक बीएलओ ने वहां सुसाइड कर लिया, मौत हो गई। पुलिस को सुसाइड नोट मिला। एसआईआर में टारगेट पूरा न कर पाने का जिक्र किया गया है। इसमें खुदकुशी का दावा, एसआईआर में टारगेट पूरा न कर पाने के चलते खुदकुशी का दावा किया गया है सुसाइड नोट में। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीर देखिए उस बीएलओ की जिसने सुसाइड कर लिया। यूपी के मुरादाबाद में एक बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार आप सुन रहे होंगे बीएलओस को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि उन पर तनाव, दबाव इस बात का है कि टारगेट पूरा करना है, एसआर की प्रक्रिया पूरी करनी है, जिसको लेकर के दिन रात काम करना पड़ रहा है। एक और वारदात सामने आई है, बहुत दुखद बात। मुरादाबाद से बड़ी खबर, यूपी के मुरादाबाद में बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है। ये उस बीएलओ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसने आत्महत्या कर ली है। उबैदुर रहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उबैदुर रहमान, इस बीएलओ ने आत्महत्या कर ली और उनके पास जो सुसाइड नोट मिला उसमें जो दबाव था एसआईआर को के टारगेट को पूरा करने का, उसी को वजह बताया उबैदुर? जी हाँ, बीएलओ ने जो सुसाइड नोट छोड़ा है उसमें उन्होंने यही लिखा है कि वो दिन रात काम कर रहे हैं एसआईआर का। रात में लगभग 2-3 घंटे ही सो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी काम पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए तंग आकर के, परेशान होकर के उन्होंने आत्महत्या की है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी आत्महत्या के लिए खुद जिम्मेदार हूँ, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने जिस स्कूल में वो पढ़ाते हैं उस स्कूल के बच्चों के लिए बहुत सारा, ढेर सारा प्यार भी लिखा है। मेरी अभी थोड़ी देर पहले जिलाधिकारी मुरादाबाद अनुज कुमार सिंह से बात हुई। उन्होंने बताया कि हमने पूरे जनपद में किसी भी बीएलओ को काम ना पूरा होने के लिए कोई नोटिस भी नहीं जारी किया है। आपने ऐसा दबाव किसने आया? जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया उबैदुर। इतनी बड़ी खबर आपने दी इस मसले को लेकर के। हाल फिलहाल राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इन इश्यूज को उठाया था। चुनाव आयोग को इसको जल्द से जल्द एड्रेस करना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।